फोटोग्राफी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा ताकि आप लोगों से जुड़ सकूं। जो मेरे पिताजी हैं वो 24 साल की नौकरी करके हवलदार से 99 में रिटायर हो गए। तो ये जो यहाँ चल रहा है उसका मैं जब छोटा था तो बहुत हिस्सा था, बिकॉज समोसे लाइफ में हमेशा मैटर करते थे मेरे लिए। और स्पेशली जो आंटी वाला ग्रुप होता था मम्मी के साथ, इनके जो 4-5 आंटी होती हैं, उस टाइम पे पता नहीं अभी तो, बट उस टाइम पे ओपन थिएटर्स होते थे, क्लोज नहीं होते थे, खुले थे। तो शनिवार का वेट करना कि आंटी के साथ जाना। तो ये जो आपकी लाइफ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है मेरी लाइफ। उसके बाद फिर मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया, फिर विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर मैं फौज में आ गया। बट मैं इसको इस तरीके से कवर करूँगा ताकि जो सबसे मेन पॉइंट मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम उनके टैलेंट को सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक ही सीमित रख देते हैं, ना कि हम ये एहसास करते हैं कि यार मेरा बच्चा किस स्पेसिफिक चीज़ में अच्छा है। और अगर जैसे मैं अपना ही परिचय दूँ, मैं राजस्थान से हूँ। 12वीं में मैंने NIT का एग्जाम निकाला था अपने बलबूते पे, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होता है, और सिलेक्शन भी हो गया था। बट राजस्थान में मैं अपनी मदर और फादर को ये समझा ही नहीं पाया कि ये होता क्या है। इवेंचुअली जो हमारे यहाँ का एक जिस बेल्ट में मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसी भेड़चाल में मैं फौज में आया। तो इस टॉपिक से हम फोटोग्राफी की तरह चलते हैं। फोटोग्राफी मैंने कहीं सीखी नहीं, बट जब मैं 11वीं में था तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे स्केच बनाना अच्छा लगता है और कैप्चर करना अच्छा लगता है। लेकिन उस ज़माने में जो प्रोफेशनल कैमराज होते थे, जिसको उस टाइम पे SLR बोलते थे, आप लोगों ने देखा होगा, सिल्वर कलर का मेटल का सिंगल लेंस रिफ्लेक्स बोलते हैं, वो जब मैं कॉलेज में गया 2006 में, बहुत महंगा आता था। तो मैं तब तक स्केचिंग तक ही मैं सीमित रहा। और जब मैं फौज में ऑफिसर बन गया, उसके बाद जब तनख्वाह मिलने लगी 22 साल में, तो मैंने एक प्रोफेशनल DSLR जिसे हम बोलते हैं, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स खरीदा। उस टाइम की जितनी भी तनख्वाह थी वो लगा दी। और उसके अलावा जो बेसिक 3 जो लेंसेज होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। ज़्यादा बेहतर दिखता है अगर अंधेरा होता, बट हम मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं आगे चलता हूँ, कहानी में कम सुनाऊंगा, फोटो ज़्यादा दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। जो भी आप रील्स में देखते हैं आज की तारीख में, चाहे वो इन शॉर्ट्स है या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा कि किसी की फोटो को खींचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है लाइट। अलग प्रकार की लाइट्स होती हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, बिकॉज हमें से कोई भी इस तरीके का सेटअप नहीं कर रहा है, बिकॉज हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमारा उस तरफ इंक्लिनेशन है तो जब आप रील्स देखते हैं, जो आप देखते हैं, आपको पता होगा कि वो 5-6 कैरेक्टर्स हैं, वो बार बार आते हैं। तो आज की तारीख में उन्होंने उनका कमाई का जरिया बना हुआ है। बट यहाँ पे हम फोटोग्राफी की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर मैं अपनी आँख को एक कैमरे से बदलूँ तो 4 हिस्से होते हैं फोटोग्राफी के। कि जब भी मैं फोटोग्राफी की बात करता हूँ, आज की तरह जब आप मेगापिक्सल्स की बात करते हैं, तो फोटोग्राफी मेगापिक्सल्स पे नहीं डिपेंड करती। फोटोग्राफी हमेशा एक कैमरे के या एक स्मार्टफोन के प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। एक अच्छा कैमरा जो सिर्फ 12 मेगापिक्सल का है, बट अगर उसका प्रोसेसर अच्छा है और आपको बेसिक फोटोग्राफी की नॉलेज है, आप बहुत बेहतरीन फोटो ले सकते हैं। ज़्यादा मैं विज्ञान के बारे में नहीं बताऊंगा, बट जो 4 फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम ISO कहते हैं, शटर स्पीड कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, और लाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँगा। ISO जो होता है, जब भी आप अपने स्मार्टफोन में फोटो खींचते हैं, जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे। मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाऊँगा। जब भी आप अपनी फोटो, अगर आप बाहर निकलेंगे यहाँ से धूप में, आप अपनी फोटो लीजिए, घर जाके जब आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप नीचे प्रॉपर्टीज में कुछ नंबर्स देखेंगे। उस पर्टिकुलर पिक्चर की शटर स्पीड क्या है, आपके स्मार्टफोन की अपर्चर की लिमिट क्या थी, ISO कितना था। ये साइंस सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बस थोड़ा एहसास हो कि
फोटोग्राफी सिंपली एक फ़ोन को ले जाना और एक क्लिक कर देना नहीं होता, उसमें भी बहुत साइंस है। बट हमें उतनी साइंस नहीं जाननी, हमें सिर्फ आइडिया लेना है फोटोग्राफी। आईएसओ को होता है कि जो डिसाइड करता है कि जिस पर्टिकुलर फ्रेम की मैं फोटो लेना चाहता हूँ, तो उसमें लाइट और नॉइज का कितना बैलेंस होना चाहिए। जब मैं लाइट की बात करता हूँ तो मतलब सिंपल से नीचे मैंने डाला हुआ है कि अगर मैं अपनी ये सेटिंग्स मैनुअल में मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में सारे कैमरेज और स्मार्टफोन के कैमरेज एक ऑटोमेटिक सेटिंग्स पे आते हैं, जिसमें जो आपका इनबिल्ट कंप्यूटर या प्रोसेसर होता है वो अपने आप डिसाइड करता है कि लाइट कितनी है, माहौल कैसा है, और उस हिसाब से वो पिक्चर क्लिक कर देता है। लेकिन अगर किसी को फोटोग्राफी सीखनी है तो कहते हैं कि आपको मैनुअली उसको कैसे खींचना है। तो आईएसओ होता है कि हम कहते हैं आईएसओ का फिगर 100 से 8000 तक जाता है, लेकिन हम नॉर्मल अगर मैनुअल मोड में अगर मेरे को फोटो खींचनी है तो आईएसओ मैं 100 या 200 के आसपास रखूँगा, जिसमें ठीक ठाक लाइट आएगी और नॉइज़ बहुत कम है। बट कई बार होता है कि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको अपने आईएसओ को बढ़ा के बैलेंस करना पड़ता है कि मुझे सटीक फोटोग्राफ नहीं मिलेगी, लेकिन एक आईएसओ में 800 तक ले जाती हूँ और नॉइस इतना आता है, बट ओवरऑल जो मेरी पिक्चर है वो क्लियर है। सिमिलरली अगर नीचे जो लिखा है कि आईएसओ ज़्यादा है तो आपका नॉइस भी ज़्यादा होगा, तो आपकी पिक्चर ब्राइट होगी। अपर्चर, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे हमारी आंखों की पुतलियाँ होती हैं, किसी भी प्रोसेसर की कॉस्ट डिसाइड होती है कि वो कितना फास्ट रिएक्ट करता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल आंखों की पुतलियाँ हैं, अगर हम अंधेरे में एक कमरे में बैठे हैं, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो बहुत रोशनी जब पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हमारी आंखों की पुतलियाँ अपने आप ऊपर से नीचे आती हैं। बेसिकली वो अपर्चर है कि बाहर से जो अचानक इतनी ज़्यादा लाइट मेरे प्रोसेसर या रेटिना पे पड़ रही है, तो उसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ। आँख क्या कर रही है, आँख सिर्फ आपको एक इमेज दिखाना चाहती है कि आपको बाहर नजर आए, तो उसमें आपका क्या होता है, अपर्चर क्लोज होता है, लाइट कम जाती है और एक पिक्चर आंखों पे बनती है। लेकिन वही आप 5 मिनट बाद धूप में खड़े होंगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आप में पूरी आंखें बोल सकती है, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो आउटर सेटिंग्स के हिसाब से डिसाइड हो गया है। सेम अपर्चर का जो रोल होता है, अब जो डीएसएलआर होते हैं उसमें आपको अपर्चर दिख जाएगा, लेकिन आपके फ़ोन में भी अपर्चर होता है। कभी आप अपने फ़ोन को उल्टा देख के बाहर फोटो क्लिक करेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको छोटा सा अपर्चर आपके स्मार्टफोन के कैमरे में नजर आएगा। जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं उसमें अपर्चर इस हिसाब से दिखाया जाता है f1.4। इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो अगेन कितना मैं लाइट को चाहता हूँ कि मेरे फ्रेम पे पड़े। अपर्चर का एक और रोल होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे हिसाब से सब लोगों को आइडिया है कि अगर मान लो मैं इस तरह के यहाँ पे खड़ा होकर मैं फोटोग्राफ लेना चाहता हूँ, आप जितनी लेडीज हैं वो रो में बैठी है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं चौथी रो में बीच में जो लेडी हैं सिर्फ उन पे फोकस करूँ, बट मैं सिर्फ उनका चेहरा नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पूरी फ्रेम आए, पता लगे कि जो लेडी है वो किस माहौल में बैठी हुई है, क्या चल रहा है, लेकिन अगर कोई पिक्चर को देखे तो उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस लेडी पे जाए। उस केस में मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड यानी मेरा अपर्चर काम आता है। तो जब मैं मैनुअल कैमरा से सेटिंग सेट करता हूँ तो मैं एग्जैक्ट फोकस उन लेडी पे रखूँगा। जो डेप्थ ऑफ फील्ड में पीछे की तरफ लेडीज हैं, जो आगे की तरफ लेडीज हैं, वो जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा धुंधला कर देना। स्मार्टफोन जो होता है वो डिजिटल धुंधला करता है, वो एक तरह से धोखा है जितने भी स्मार्टफोन है, बिकॉज उसमें वो कैपेबिलिटी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। बट जो मैनुअल डीएसएलआर होता है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा, बाकी को जो है ब्लर कर देता है नेचुरली। जो स्मार्टफोन में ब्लर होता है, जैसे बोके इफेक्ट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो बोके इफेक्ट जो स्मार्टफोन होता है वो कंप्यूटराइज होता है, दैट इज नॉट नॉर्मल। मैनुअल जो होता है वो आगे कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि ये पोर्ट्रेट है, इसमें जो भी ये लेडी है, मतलब जो भी इंसान है जिसने फोटोग्राफ ली है उसने लेडी पे फोकस किया है, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा रखी है ताकि जो लेडी है वो कंट्रास्ट में क्लियर है और पीछे का जो एरिया है वो ब्लर्ड हो जाए। फोटोग्राफी में दो चीज़ें हैं, एक होता है कि आप मैनुअल सेटिंग से फोटोग्राफी करते हैं, एक होता है पोस्ट प्रोसेसिंग।
प्रोसेसिंग अलग है, जो आप एडिट करते हैं, जो फिल्टर डालते हैं, दैट इज डिफरेंट, प्रोसेसिंग इज डिफरेंट, और फोटो इनिशियल लेना वो अलग होता है। उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। सिमिलरली अब जैसे ये फोटो है, अब अगर मुझे, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तीसरी रो में जितनी लेडीज हैं मैं उनको कवर करना चाहता हूँ, और तीसरी रो के साथ में मैं चौथी रो को कवर करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। पहली बार डिस्टेंस कैलकुलेट होगा और डेप्थ ऑफ फील्ड को मैं बढ़ाऊंगा कि तीसरी रो और चौथी रो में जो लेडीज हैं वो नजर आए, बाकी सब ब्लर हो जाए। लेकिन जब मैं डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाता हूँ तो जो मेरा ब्लरीनेस होता है वो भी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। जैसे इस फोटोग्राफ में मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट से लेकर राइट में जितने भी लोग हैं वो कवर हो जाए, इसमें ब्लरीनेस ज़्यादा होगा, इसमें ब्लरीनेस जो बैकग्राउंड का है वो कम होगा, लेकिन मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो मैंने मैनुअली अपने फ़ोन से बढ़ाया है। सेम लोअर एंड टॉप आपकी मोर लेंथ है, बट मेन जो अपर्चर का काम होता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड का। अब आती है शटर स्पीड। शटर स्पीड में कोई गणना नहीं, शटर स्पीड इज लाइक कितनी फास्ट आपका जो कैमरे का शटर है वो बंद होता है और खुलता है। तो शटर स्पीड का रोल कहाँ आता है? शटर स्पीड का रोल आता है कि आज की तारीख में जितने भी कैमरे, प्रोफेशनल कैमरा या फिर जो नॉर्मल कैमराज होते हैं, उसकी काबिलियत होती है कि वो 1 सेकंड के 8000वें हिस्से से लेकर 30 सेकंड की एक फोटोग्राफ खींच सकता है। जब मैं कहता हूँ 30 सेकंड की एक फोटोग्राफ, इसका मतलब है कि वो कैमरा आधे मिनट में एक फोटो लेगा। अब सिंपल सा बात है कि अगर 30 सेकंड के लिए मेरा अपर्चर खुला हुआ है तो बहुत लाइट है। अगर आप दिन के टाइम में अपने मैनुअल फोन में जाकर आप अपर्चर को शटर स्पीड को 30 सेकंड रखेंगे तो इट विल बी ऑल वाइट। ये शटर स्पीड कम आता है कभी भी आप रात को जब भी छत पे जाते हैं, जिस दिन हल्का सा चांद निकला हुआ है, आप अपने फ़ोन को स्टेबल रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, शटर स्पीड को आप 30 सेकंड रखिएगा। स्मार्टफोन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अगर आप फोन को पकड़ रहे हैं इट हैज टू बी स्टेबल, तो आप क्लिक करके उसको रख नहीं सकते। बट अगर आप थोड़ा सा डब्बा बनाएंगे, रखेंगे, मैं क्लिक कर दूँ आवाज़ से, जैसे फ़ोन में फीचर आते हैं स्माइल, बट आपका फ़ोन स्टैटिक रहता है, तो वो पूरे आसमान में 30 सेकंड की एक फोटो लेगा, जिसमें वो बहुत छोटी से छोटी लाइट को भी, बिकॉज हमारा एक्सपोजर पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरे आसमान की फोटो लेगा। जैसे आप कई बार फोन में देखते होंगे कि रात की फोटो है, और जाहिर सी बात है उतनी दूर चांद तक फ्लैश तो किसी में मारा नहीं होगा, लेकिन अगर उन तारों की और चांद की फोटोग्राफ आई है इसका मतलब उस पर्टिकुलर फोटो में शटर स्पीड मैक्सिमम है। प्रोफेशनल शटर स्पीड 1 घंटे की भी हो सकती है कि एक फोटो को खींचने में तकरीबन 60 मिनट लग रहे हैं। तो और हमें फास्ट शटर स्पीड कब चाहिए होगी? जब हम स्पोर्ट्स का कोई इवेंट कवर कर रहे हैं, यानी कि मैं 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चलती हूँ किसी भी चौपहिया वाहन को अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तो मेरे कैमरे की शटर स्पीड हैज़ टू बी वेरी फास्ट, यानी 1 सेकंड के 2000वें हिस्से में मेरी फोटो आ जानी चाहिए, तभी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई गाड़ी मुझे एक फ्रेम में स्टैटिक दिखेगी। अब उस फ्रेम को अगर मैं 1 सेकंड का रखता हूँ तो आप देखेंगे कि उस पूरे बैकग्राउंड में सिर्फ गाड़ी ना दिख के एक लाइन सी आपको दिखेगी, बिकॉज 1 सेकंड में उस गाड़ी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कवर है। ये सेटिंग है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट जब आप मैनुअली स्टार्ट करेंगे फोटोग्राफी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से किया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर मेरा ISO में ज़्यादा रखता हूँ, इसका मतलब कि मैं अपने सेंसर पे या प्रोसेसर पे लाइट ज़्यादा डालता हूँ, तो मेरी जो अपर्चर स्पीड है, अपर्चर है वो इतना रहेगा, और ये इसका मतलब है कि 1 सेकंड को 8 भागों में मैंने विभाजित किया और उस एक भाग में फोटो आ रही है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ISO 6400 रहता है तो वाइट कैसा दिखेगा और इंसान भागता हुआ कैसा दिखेगा। अगर मेरे को क्रिस्प फोटो चाहिए तो मेरी शटर स्पीड एटलीस्ट 1/500 होनी चाहिए, यानी 1 सेकंड के 500वें हिस्से में वो फोटो आ गई है, और ISO जो है मेरा कम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ ISO बढ़ाता हूँ तो इट विल बी ऑल वाइट। ये गणित है। अब इसमें शायद आप में कोई एक इंसान आगे चल के ध्यान देना चाहे, तो मैं आपको अब एक लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा
टेक्निकल डिटेल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ अच्छी फोटोग्राफ मुझे खींचनी है, मुझे उसके पीछे की साइंस नहीं जाननी है, तो आपके पास बेस्ट है ऑटोमेटिक। आप अपने स्मार्टफोन में ऑटोमेटिक मोड में जाके फोटोग्राफ ले सकते हैं। आगे जो मैं बताऊंगा वो मेरी खुद की फोटोग्राफ खींची हुई है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की, या फिर जहाँ जहाँ मैं इधर गया हूँ, और उसके पीछे का सोच क्या है। यहाँ पे आता है इमोशनल एंगल। अब मैं फौजी हूँ, मेरी वाइफ फौजी है, तो पिछले 10 साल में शायद हम लोग 6 महीने साथ हैं। तो जब मैं छुट्टी जाता हूँ तो उस टाइम पे मेरा एक इरादा होता है कि मैं जितनी फोटोग्राफ्स, जितनी वीडियोस खींच सकूँ मैं खींचता हूँ, ताकि मेरा अगले 5-6 महीने का स्टॉक बन जाता है। सोने से पहले बच्चे की 5 वीडियो देखी जो मैंने खुद शूट किए हैं हाई रिजोल्यूशन में, जिसमें 1 मिनट का वीडियो शायद 1-1.5 GB का होगा, और मैं अपने पास फोन रखता हूँ 1 टेराबाइट, यानी कि 1000 GB का मेरा स्टोरेज रहता है। वो मैं हूँ, क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं रह पाता हूँ। इसी हिसाब से जो मैं आगे फोटोग्राफ बताऊंगा उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फोटोग्राफी इज एन इमोशन। आप एक भाव, एक एहसास को कैप्चर करना चाहते हो। और जो नॉर्मल फोटोग्राफ है कि भाई मुझे एविडेंस कवर करना है, जैसे यहाँ जो फोटोग्राफी चल रही है वो फोटोग्राफी नहीं कह सकते, बट वो एक फोटोग्राफी है कि आवा का जो भी आज फंक्शन है वो हुआ है, उसका प्रूफ चाहिए तो फोटोज है, बट दैट इज नॉट फोटोग्राफी, दैट इज जस्ट अ प्रूफ। मैं शादी में गई थी, मैं उस ब्याह में गई थी, मैंने वहाँ पे ननद की में एक साड़ी दी थी, वहाँ ये वो सब एविडेंस हो गया, वो फोटोग्राफी नहीं है। दैट इज जस्ट एन एविडेंस जो आप फोन में रखते हो कि हाँ मैं फलाना जगह हूँ। व्हाट इज फोटोग्राफी? मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ। ओके, व्हाट इज कंपोजिशन? हमने जो मैं आपको उसी जो हम अपने स्मार्टफोन लेते हैं, मैं DSLR पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, तो आपने हमेशा देखा होगा कि 3 टाइप के कैमरे आते हैं। वन इज कॉल्ड टेलीफोटो, एक होता है वाइड एंगल, और वन इज नॉर्मल। अब अगर किसी के पास, मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगा फोन है या फिर आप अपने पतिदेव को परेशान करिए कि मुझे तो यही S25 अल्ट्रा चाहिए 1.5 लाख का, लेकिन अगर आप उस प्रिंसिपल को समझ के कि फोटो लेनी कैसे है, तो आपके पास जो फोन है, डजंट मैटर इट इज 15,000 और 2 lakhs, आप ले सकते हैं अगर आपको साइंस पता है। और जब आप फोन लेते हैं तो कई बार होता है कि डेडिकेटेड फोन होते हैं जो बने हुए ही फोटोग्राफी के लिए हैं, प्रोसेसर उनका ठीक होता है, बट वो प्रोसेसर डेडिकेटेड से फोटोग्राफी के लिए होता है। तो कैमराज भी, फोन्स की भी अलग अलग काबिलियत होती है। कुछ गेमिंग वाले फोन होते हैं जिसमें फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, बट अगर बच्चा पूरे दिन गेम खेलता है, फोन गर्म होगा। सो इफ यू आर टुवर्ड्स फोटोग्राफी, तो देयर आर डेडिकेटेड स्मार्टफोन्स। और एक बार स्मार्टफोन पे कोशिश करना जरूरी है, बिकॉज DSLR और लेंस बहुत कॉस्टली इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई करियर बनाना चाहता है, देन हम जो कैमरा देखते हैं, कैमरा कभी भी महंगा नहीं होता है, हमेशा लेंस महंगा होता है। इसीलिए जो DSLR है वो लाखों में जाता है। हर काम के लिए, अगर मैं वेडिंग में जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वेडिंग में जिसने भी मुझे एम्प्लॉय किया वो कहे कि एक्सप्रेशन सबके अच्छा है, अब वो एक्सप्रेशन के लिए अगर मैं एक पोर्ट्रेट लेंस लेता हूँ जो सबसे सस्ता है, वो 50 मिलीमीटर्स फिक्सेटेड होता है, यानी कि मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट की फोटो लेनी है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट से 1.5 मीटर दूर खड़ा होना पड़ेगा। अब अगर मैं 1.5 मीटर दूर खड़ा हूँ तो बंदा तो वैसे ही कॉन्शियस हो गया है, वो क्या तो हंसेगा, क्या एक्सप्रेशन देगा। उस केस में क्या होता है, आप टेलीफोटो लेंस यूज करते हो जिसकी रेंज होती है 18 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर, यानी कि आप 100 मीटर दूर खड़े होकर आराम से अपना फोन लेके घूम रहे हो, और जिस इंसान का आपको बेस्ट एक्सप्रेशन मिला आप उसको क्लिक कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फोटोग्राफ ली है। दैट्स हाउ यू कैप्चर द मोमेंट्स। और वाइड एंगल्स अलग होते हैं, वाइड लाइट के अलग होते हैं। तो वी स्टार्ट विद स्मार्ट लेंस। तो 3 ही लेंसेज होते हैं, वाइड एंगल, पोर्ट्रेट और टेलीफोटो। टेलीफोटो से भी पोर्ट्रेट फोटो आती है, वाइड एंगल से नहीं आती है, तो मैं फोटो के हिसाब से बताऊँ। अभी ये थोड़ा सा साइंस है जो मैं बहुत सिंपल बोल करता हूँ कि अगर आप कोई फोटो खींचते हैं जिसमें आप एक इंसान को कवर करना चाहते हैं, आपने अपने फोन में देखा होगा कि ग्रिड लाइंस का ऑप्शन होता है कि भाई फोटो खींचते समय ग्रिड लाइन आ सकती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप इंसान और बैकग्राउंड दोनों को कवर करना चाहते हैं तो 1/3 ऑफ गोल्डन रूल हम यूज करते हैं कि या तो बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ इंसान हो। अगर दो तरफ है तो मैं कितना बैकग्राउंड फोटो का कैप्चर करना चाहता हूँ और कितना मैं इंसान को कहाँ दिखाना चाहता हूँ। फोकल पॉइंट्स जैसे कि
ये एक फोटो है जिसमें यहाँ का कुछ भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये होना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि इंसान कहाँ पे है। दिस मोशन डजंट हैव इम्पोर्टेंस बट इट हैज इम्पोर्टेंस की फोटो कहाँ है। बट अगर कोई भी इस फोटो को देखेगा, वो देख इसको रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में उसे ये भी पता लगता है कि आसपास का जो माहौल है वो कैसा है। सो दैट इज द फोकल पॉइंट। द रूल ऑफ थर्ड्स। जनरली क्या होता है कि हम पुराने जमाने की फोटो देखते हैं, जो दाया जी खड़े हैं, 5 फोटो लेंगे तो बच्चे चेंज होते रहेंगे, बट दाया जी ऐसे ही खड़े होते हैं। पुराने जमाने की जो हमारी हार्ड कॉपी वाली फोटो होती है ना, एक्सप्रेशन कोई नहीं देता था उसमें, तो वो प्रूफ था कि दाया जी 1972 में ऐसे थे, पिताजी ऐसे थे, और मैं 1992 में ऐसा दिखता था। दैट इज नॉट फोटोग्राफी, बट अगेन उसमें भी इमोशन रहने के उस जमाने में वो वैसे ही फोटोग्राफी होती है। रूल ऑफ 1/3 ये होता है कि जब भी आप फोटो खींचते हैं, आप अगर वाइड एंगल में खींच रहे हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे खींच रहे हैं आप, वो ऑब्जेक्ट आपकी खुद की नई कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, आपका बच्चा अगर स्थिर नहीं बैठा है वो हो सकता है, सासू माँ हो सकती है अगर बनती अच्छी है तो, या कोई भी, वो आप 1/3 में रखते हैं, यानी कि वो इधर होगा या फिर इधर होगा, और आप ओवरऑल पिक्चर लेते हैं और उस 1/3 में भी आप उसको डिसाइड करते हो कि अगर आसमान दिख रहा है तो मैं 1/3 में यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को रखूंगा, जमीन या घास अच्छी दिख रही है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं जमीन और घास को ज्यादा कवर करूंगा और आसमान को कम। सेम रूल ऑफ थर्ड। यहाँ पे मुझे ऐसे थोड़ा दिख नहीं रहा, बट आई होप आपको दिख रहा होगा कि कैसे लिया हुआ। जैसे ये रूल ऑफ थर्ड है कि रनिंग फोटोग्राफ, अगर बाइक पे इंसान चलता हुआ आ रहा है, बाइक मोशन में है, तो यानी कि आपका ISO लो होगा, आपकी शटर स्पीड फास्ट होगी, अदरवाइज ये ब्लर्ड आएगा। और आपने एक फ्रेम सेट किया जिसमें ग्रिड लाइंस के हिसाब से आपने रूल ऑफ 1/3 के हिसाब से उसको यहाँ रखा है, ताकि बैकग्राउंड से आपको आइडिया लगे कि फोटो कैसे है। दिस इज द जनरल रूल विच फोटोग्राफर्स दे डू फॉलो। ये मैंने एग्जाम्पल है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। ये फोटोग्राफ मैंने 10 दिन पहले अपने टॉपिक खींची है, जहाँ मेरे गाँव से भैया आए थे, जो कभी राजस्थान से बाहर नहीं निकले थे, और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसे फोटो खींचूंगा कि ऐसे लगेगा आप स्विट्जरलैंड जाते हैं। अब ये फोटो मैं बाद में दिखाऊंगा, मैं आपका यहाँ पे फोकस डालना चाहता था। अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पिक्सलेट्स दिखेंगे, 12 मेगापिक्सल का सेंसर है, ISO कितना है, बहुत कम है, इट इज 12। क्यों? क्योंकि धूप में बर्फ बहुत चमक रही है और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सेंसर ने ISO की वैल्यू को बहुत कम किया है। जो फोकल डिस्टेंस है 23 मिलीमीटर का है, और जो अपर्चर है दैट इज 1.7, वो भी बहुत कम है, बिकॉज अपर्चर बहुत कम खुलेगा इतने एक्सपोजर में, जहाँ पे सूरज से लाइट गिर रही है बर्फ पे, और बर्फ से लाइट जो है वो बिखर जाती है। और लास्ट में आ जाता है आपका शटर स्पीड, यानी कि ये फोटो 1 सेकेंड के 15 यानी 15, मतलब इफ आई डिवाइड 1 सेकेंड इनटू 1500, उतने माइक्रो सेकेंड में ये फोटो खींची गई है। बिकॉज अगर ज़्यादा होता तो ये पूरा वाइट हो जाता, पूरी लाइट हो जाती। सो दिस इज व्हाट द ऑटोमेटिक पे, जब आप ऑटो पे जाके क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर डज द जॉब। प्रोसेसिंग में आपको बाद में बताऊंगा कि प्रोसेसिंग क्या होती है। अब आगे बस कुछ एग्जांपल्स हैं जो फोटोग्राफ मैंने ली हैं और उसके पीछे जो भी इमोशंस उस वक्त थे। और फोटोग्राफी वही है, आप दिन में सोचोगे कि मैं आज शाम को एक बहुत बढ़िया अपने बच्चे की फोटो लूँगी, आप 150 फोटो लोगे तब जाके एक कल्ट फोटो मिलेगी। तो कई बार फोन भी भर जाता है, बट अगर आप रात को सारा एक फेवरेट है उसको सेलेक्ट करें, बाकी को आप डिलीट कर दें। ये फोटो है एक कबूतर की, एज इट इज, जिसे मैंने रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से फ्रेम के लेफ्ट में रखा है। शटर स्पीड को इस तरीके से रखा है कि उससे फड़फड़ाते जो पंख हैं वो ब्लर्ड ना। हालांकि एंगल जो मेरा है वो परफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये मैंने पोर्ट्रेट से लिए, मैं बहुत पास था, ज़्यादा पास जाता तो उड़ जाता। इस टाइम में मेरे पास टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, और मेरा लेवल जो है वो इस तरीके होना चाहिए था कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मैं लेवल में ले आ पाता। जैसे ये जो पोर्शन है ये बहुत सुंदर पोर्शन नहीं है पिक्चर का, ये इसमें नहीं होना चाहिए था। तो जहाँ से मैंने फोटो खींची, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता, लेवल लेता, तो ये फोटोग्राफ और अच्छा है। अगेन कई बार होता है कि हम किसी फोटोग्राफ को, जैसे भी नया ज़माना है तो क्या है, फोटोग्राफी में कलर है,
कई बार क्या होता है कि जब आप फोटोग्राफ लेते हो वो ऑब्जेक्ट अच्छा है लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ें ऐसी है कि जिसका कलर ना तो कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से अच्छा लगता है ना किसी और तरीके से, तो आप फिर थोड़ा सा रेट्रो लुक देने के लिए आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील कर देना। ये मैं फोटो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मणिपुर की फोटो है, वहाँ पे सुअर वगैरह पालते हैं। इस फोटो में ये फोटो मतलब आपको नॉर्मल लगेगी, बट अगली फोटो में सुअर का दर्द पता लगेगा, मतलब बहुत फनी वे में मैं बता रहा हूँ, जो कि जाहिर सी बात है वहाँ पे क्रिसमस में लोग खाते हैं। और मैं गुजरात आ रहा तो मैंने देखा एक सुअर बना हुआ था, तो जो नेक्स्ट फोटो है वो मैंने इस तरीके से क्लिक किया है विद बैकग्राउंड ब्लैक इफेक्ट, जिसमें मतलब शायद मुझे तो सुअर का दर्द नजर आया, आपका ये वो फोटो है जो ब्लैक एंड व्हाइट में कवर्ड है, जिसमें सामने वाली जो डेप्थ ऑफ फील्ड को इस तरीके से सेट किया है कि लकड़ी जो बंधी हुई है उस पर ज़्यादा फोकस ना हो, लेकिन ये पता हो कि सुअर एक पिंजरे में बंद है और बहुत ही निराशाजनक है, उसको पता है क्या होने वाला है। सो दिस इज अ फोटोग्राफ विच कवर्स पेन, वेयर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू एलिविएट द पेन, आप दर्द को कम नहीं कर सकते, होना है होगा, और ये उसका लुक है। ये नॉर्मली फोटोग्राफ है जिसमें मैं पानी को कैप्चर करना चाहता था, शटर स्पीड हाई रखी, बैकग्राउंड लाइट रखा और सन के रिफ्लेक्शंस को कैप्चर किया ताकि जो पानी का मोड़ है बिना टूटे हुए उसे कैप्चर किया जा सके। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। फोटोग्राफ मैंने सुबह 10 बजे ली थी, बट मैं प्रोसेसिंग से कह सकता हूँ कि फोटोग्राफ शाम के वक्त की है। दिस इज प्रोसेसिंग, दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ। अगेन रूल ऑफ थर्ड, घास अच्छी लग रही थी तो मैंने नीचे से एक किया है, थोड़ा घास को कवर किया, बैकग्राउंड में पहाड़ी थी लेकिन पहाड़ी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी तो मैंने बोके इफेक्ट ज़्यादा रखने के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड को कम किया और सिर्फ बाकी पे फोकस किया। अब ये फोटोग्राफी है ना, नॉर्मली क्या होता है जो फोटोग्राफी नहीं जानता वो सिर्फ अपनी अच्छा, फोटोग्राफर का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि फोटोग्राफर अपनी फोटो कभी नहीं खींचता है। तो कोई अगर सेल्फी में इन्वॉल्व है पूरी तरह से तो वो फोटोग्राफर नहीं है। अगेन सेम, इसमें था कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा था तो अगर मैं रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से उसको लेफ्ट या राइट तरफ रखता तो शायद नहीं आता, तो मैंने उसे सेंटर में रखा। अब क्योंकि चिड़िया का जो बॉडी टेक्सचर है, अगर मैं इस लेवल के बजाय थोड़ा ऊपर उठता तो चिड़िया का जो टेक्सचर है वो पीछे की जो घास है उससे मैच खाता और चिड़िया क्लियर नहीं दिखती। तो इसीलिए आपको मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा कि जो चिड़िया के पाँव का ऊपर का हिस्सा है उसका बैकग्राउंड, अगर चिड़िया लाइट है तो बैकग्राउंड हैज टू बी डार्क सो दैट कंट्रास्ट में चिड़िया पे फोकस है। अगेन एक सिंपल सा पत्ता, लेकिन आसमान में इस तरीके से लाइन जा रही थी कि मैंने सोचा उसको मैच किया जाए कि इस तरीके से लगे कि उसी जो भी वहाँ प्लांट था उससे वो रेज निकल सेम दूर से ली गई है पोर्ट्रेट में, जहाँ पे गाड़ियाँ से बकरियाँ उतर रही हैं। ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पहुँचने में मुझे वक्त लगा। मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि शाम के बाद जब काम खत्म हो जाता है तो घर लौटना कैसा फील होता है। बकरियों में इमोशंस नहीं होता बट फोटोग्राफ में फील होता है। अब क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट व्यू है। सिलेक्ट व्यू है कि जब बैकग्राउंड बहुत ब्राइट होता है, मैं दूर से फोटोग्राफ लेता हूँ तो सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर पता लगता है कि इंसान है, गाय है, जानवर है या फिर, तो ये ऐसे ही है। इसको कहते हैं मैक्रो फोटोग्राफी। दिन का समय है, मणिपुर में एक कीड़ा होता है जो बहुत आवाज़ करता है, तो उसकी फोटो दूर से ली गई है। ये नीचे जो है वो ब्लू कलर की बोरी है, पीछे ब्लू कलर का स्काई है, बट सिंस बुके पे से बोरी और स्काई जो है वो मर्ज हो गया। अगेन इसमें जो रस्टेड टीम का एक घर है उसकी जंग, उसका हल्का सा नीला रंग आसमान के रंग से मैच कर रहा है, जिसमें बीच में एक कॉर्नर में रूल ऑफ 1/3 मैंने बर्ड को सेंटर में नहीं रखा है, या तो मैं यहाँ रखा, लेकिन जिस हिसाब से फोटो ले रहा था तो रूल ऑफ 1/3 के हिसाब से मैंने इसको लेफ्ट हैंड पे रखा है एट द सेंटर। अगेन इसको मैं थोड़ा और कंट्रास्ट करके बेहतर बना सकता हूँ, बट दिस इज द ओरिजिनल फोटोग्राफ विदाउट एनी प्रोसेसिंग। ये वही कीड़ा है डिफरेंट एंगल में, एक डंडी पे और पीछे बैकग्राउंड में जंगल है। इंसान भी आएंगे, ये जस्ट मैं थोड़ा फोटोग्राफी बता रहा था इससे।
सेम दिस इज टेली फोटो, यानी कि तकरीबन मैं ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ 70 से 80 मीटर, और जो हम कहते हैं ऐसे प्रॉपर्टी काफ़ी कैमरा, और काफ़ी दूर पे हूँ, इतनी दूरी पे कि कोई भी अगर मेरे को चीज़ फोटो खींचनी है तो उसको नहीं पता लगना चाहिए, वरना फिर यहाँ स्टैटिक नहीं रहती है। ये सेम कोई बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, मेरा ये जो कंपनी कमांडर का शेल्टर था उसके सामने जो गार्डन था वहीं पे फोटोग्राफ्स ली गई हैं, ऐसे चीज समझाने के लिए कि कैसे नींबू और पीछे की नींबू को, नींबू या जो भी वहाँ का लोकल बैम्बू के ऊपर कुछ फ्रूट होता था। ये अभी मैं बहुत दूर बैठा हूँ, तकरीबन 50 मीटर, गांव के सरपंच के जो मणिपुर में होते हैं लकड़ी के मकान होते हैं, सरपंच के घर पे जो बेंच थी उसके नीचे चूजे घूम रहे थे, तो उनकी फोटोग्राफ डिस्टेंस होगा तकरीबन 40 मीटर। पहले जो मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ वो DSLR वाली, जो प्रोफेशनल कैमरा होता है उसकी फोटोग्राफ। नेक्स्ट शॉट में आपको स्मार्टफोन्स की मैं दिखाऊंगा कि स्मार्टफोन्स की काबिलियत से आप कितना खींच सकते हैं। अगेन ये थोड़ा प्रोसेस किया हुआ है, पहले फोटोग्राफ के लिए इसको थोड़ा सा टेंट किया है शाम का वक्त जताने। अगेन ये ओरिजिनल है, ये पोर्ट्रेट लेंस है 50 मिलीमीटर कॉन्स्टेंट। अब ये एक इंसान है वहाँ पे जो मजदूर है, लेकिन क्योंकि आप दिखाना चाहते हो कि 60-70 की बरस में भी जो काम करते हैं, जो फिट करते हैं अपने काम से, मतलब नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि 55-60 में रिटायर होकर लोग बैठ जाते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप 70 की उम्र में भी खुश रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट बिकॉज बेस्ट में कैप्चर कर रहे हैं। अगेन जस्ट एन एक्सप्रेशन, दो कुत्तों के बीच में सेम। ये जो फोटोग्राफ है इसमें मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड को काफ़ी छोटा रखा है, इसीलिए जो बैकग्राउंड है वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा, मतलब पीछे घास वास है बट आपको सिर्फ ग्रीन शेड्स दिखेंगे, बिकॉज डेप्थ ऑफ फील्ड स्पेसिफिकली उसमें रखा गया था। जब आप दूर से लेते हैं किसी तरीके की फोटोग्राफ तो मैनुअली कैमरे को सेट करना होता है, और जहाँ पे एक फोकस पड़ता है अगर आप उससे थोड़ा सा भी आगे या पीछे दिखेंगे तो फोकस हट जाएगा। मैनुअली आप पहले ऑब्जेक्ट पे लेते हैं, उसके बाद आप हाथ को स्टैटिक रखते हुए फोटोग्राफ सेम डिफरेंट एंगल्स। ये मैंने किसी को सिखाया था कि मेरी फोटो, ये 15 साल का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट जो मेरा हमारे साथ था। ये फोटोग्राफ सिंपल सी है कि लाइटिंग सोर्स एक ही है, लैंप। अगर लैंप इस हिसाब से फोकस कर रहा है तो आप देखेंगे कि इस पोर्शन पे आप फोकस नहीं कर सकते, बट आपको एक एंगल कैप्चर करना है, और वो एंगल बेहतरीन तरीके से बहुत माइन्यूट डिटेल्स के हिसाब से कैप्चर करना है। तो जैसे आपका घर का एंगल है, लैंप है, कैसे भी अपना आजकल तो वो रील्स के लिए बोर्ड वाले आते हैं। मैं जनरली वार्म लाइट जो होती है, वार्म लाइट होती है हल्की सी येलो, मैं ब्लू लाइट प्रेफर नहीं करता, ना घर में या फिर ना प्रॉपर्टी में। सेम एक शाम का वक्त है, ये ऑरिजिनल फोटोग्राफ है, झाड़ियों के बीच में सिर्फ एक पत्ता था जो येलो था, बाकी सब झड़ने वाले थे, मुझे सिर्फ वो एक येलो पत्ता कैप्चर करना था। सो दैट्स अ फोटोग्राफ। ये मैं आपको बता रहा हूँ डेप्थ ऑफ फील्ड। ये फोटो लेनी है, लेकिन ये मैनुअली जैसे आप सेट करते हैं, आपको फोकस को सेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ऐसे फोटोग्राफ। ये मेरे गांव के पास में एक मंदिर है पहाड़ों के ऊपर, ये शाम की फोटोग्राफ है जहाँ पे आप DSLR के थ्रू विदाउट एनी फ्लैश उस समय जैसा आपको आंखों से दिख रहा है वैसा जब आप कैप्चर करना चाहते हैं। आप जनरली मैनुअल खींचिए, आप ISO को थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि लाइट बाहर कम है, इतना भी नहीं बढ़ाते हैं कि रोशनी ज़्यादा लगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली शाम के 6:15 बजे कवर करना चाहते हैं। सेम गांव के बाहर का सीन, ये मैं दिए के रिफ्लेक्शन को कैप्चर कर रहा था, इसमें अगेन कोई फ्लैश नहीं, एज इट इज जो मुझे आंखों से दिख रहा था मंदिर के अंदर उसकी फोटोग्राफ है। अब इसी पे फ्लैश पड़ जाता तो जो ये रिफ्लेक्शन है वो नहीं दिखती, मतलब फोटोग्राफ कुछ और ही बन जाता, सिर्फ गाँव का सूरज नजर आता विदाउट एडिटिंग। ये अगेन मतलब सूरज को पीछे रखते हुए मुझे एक पर्टिकुलर पौधे का टेक्सचर और कॉन्टूर को कवर करना था, उस हिसाब से ये मैं जब कर रहा था तो मैंने किसी को किया, गाँव में ताऊ जी थे, मैं भी एक बार हुक्का पी के देखता हूँ कुछ और। सो ये किसी और से, अब ये फोटो इसमें कोई फोटोग्राफी नहीं है, कैमरे का फ्लैश ऑन है,
ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट है, किसी और ने खींची है, बट ये एविडेंस है जो मैं आपको बता रहा था। उस समय उस वक्त फलाना बाबा जी के साथ मैं चिल्लम पी रहा था। इसमें कोई फोटोग्राफी नहीं है, बट दिस इज एन एविडेंस, इट इज नॉट फोटोग्राफी। से किसी और से कहा था कि यार मैं फोटो खींचता रहता हूँ, मेरी खींच दो, तो एक आध किसी और से खिंचवाएंगे। ये होती है मैक्रो फोटोग्राफी, जहाँ पे आप पौधों के या फिर कलरफुल चीज़ों के बहुत पास से डिटेलिंग खींचते हैं, जैसे किसी बूंद का एकदम गोल होना है गिरने से पहले। ये एंगल थोड़ा गलत हुआ है, जहाँ पे पास में ही एक मेला था जहाँ पे लगा हुआ था। नीचे से मैंने लेने की कोशिश की थी कि चीज़ें लटकती हुई कैसे दिखती हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप 5 फीट 4 इंच के हैं, जो कि लेडीज की हाइट होती है 5 फीट 2 इंच के, और आप सोचते हैं कि मैं जिस हाइट पे हूँ उसी हाइट से फोटोग्राफी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो बहुत बड़ी गलत है। ऑब्जेक्ट क्या है उस लेवल में आपको जाना पड़ेगा। बच्चे की फोटोग्राफ खड़े होकर नहीं ले सकते। ये मेरी वाइफ है, जब मैं उनसे मिला था, सामने आग जल रही है, कोई फ्लैश नहीं है, बट आग बहुत ज़्यादा थी, उसको वैसे का वैसे कैप्चर किया हुआ है। 2008 दिसंबर में सेम ब्लैक एंड वाइट टोन, बिकॉज सिंपल एक पोर्ट्रेट जिसमें आप ऑब्जेक्ट के इमोशन पे कवर करना चाहते हो। एक लेडी बाल बांध रही है और कुछ नहीं, बट इंटेंस फोटोग्राफ, बिकॉज आप उसमें इमोशन कैप्चर कर रहे हैं। ये एक बारात टेबल थी अरुणाचल में, जहाँ पे शाम को हम लोग बैठे थे और वहाँ पे सूरज जाते वक्त ये जो पौधा था, इस पे मतलब आप फोटोग्राफी कैसे करते हैं जब आप बैठते हो आपको लगता है कि ये माहौल बहुत सही है। अब माहौल क्या होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहाँ तक जो मैंने आपको दिखाया वो थी प्रोफेशनल डीएसएलआर की फोटोग्राफ। जो मैंने दिखाई वो बहुत मतलब लिमिटेड है, क्योंकि लेंसेज 25 लाख के भी आते हैं, 10 लाख के भी आते हैं, 5 लाख के भी आते हैं। बट अगर किसी को प्रोफेशनल फोटोग्राफी करनी है, आप OLX पे जाके एक अच्छा कैमरा और 3 लेंसेज आई थिंक 60-70,000 में मिल जाएगा। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड, आप मत लो एक साल साड़ी और यू कैन हैव अ गुड कैमरा। ये ऐसे ही मतलब स्मार्टफोन फोटोग्राफी। आई हैड अ स्मॉल कार, मैं रोड को भी कवर करना चाहता था। अच्छा, मुझे गाड़ी पसंद है जो मैं रखता हूँ या जो मैं गाड़ी को दिला रहा हूँ, मतलब आधे पैसे मैंने दिए उसमें भी खुद है। तो गाड़ी, रोड और जो रेत है उसको कैप्चर करना चाहता है कि साइड में रास्ता है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, रास्ते में चाय पी होता हूँ और एक सिंपल सा उस ये नॉर्मल फोटोग्राफी है। दूसरा जिसमें सुबह का जैसलमेर के आसपास की फोटोग्राफ है, जो सुबह जब सूरज उगता है तो उसकी अलग अलग कलर टोन है, कैसे वो लाइट गिरती है उसको कैप्चर किया हुआ। ये ट्रेडिशनल घर का एक इवेंट है जिसमें अगर लेडीज ने सबने रेड पहना हुआ है तो डेप्थ ऑफ फील्ड को इतना रखा है कि मेरी वाइफ और सिस्टर जो है वो पिक्चर में कवर हो, बाकी सब ब्लर्ड हो जाए बट दिखे सभी कि माहौल क्या था, एक सोशल इवेंट था और उसे कैप्चर किया हो। ये मेरा 4 साल का लड़का है, ऐसे मतलब जस्ट अ पोर्ट्रेट थिंग टू कन्वे की। जब आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स लेते हैं तो आपको कोई एक अच्छी लगेगी, और जब वो आप एक सेलेक्ट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि इस एक में क्या ऐसा है। Was lighting perfect? Was my subject smiling? Was my subject happy? ये अगेन my 4-year-old son, एक हमने स्कूटी एक पहाड़ी के ऊपर गए थे तो मुझे पूरा कवर करना था, बच्चे को भी स्कूटी को भी। इसमें ये क्रॉप छोड़ जाता है, बड़ी थोड़ा ज़्यादा है, इसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ ही है। अगेन माय कजन्स डॉटर जो आए थे तो आई जस्ट वांटेड हर टू गिव अ सिंपल पोज। ये सिंपल पोज उसने 50 पोज के बाद में दिया होता है। मींस इस फोटो को लेने के लिए सेटिंग बैठाने के बाद मैंने कम से कम 50 से 60 फोटोग्राफ खींची हूँ, तब जाके ये एक फोटोग्राफ निकली है जिसमें एक बहुत डोसाइल सा एक्सप्रेशन है। बैकग्राउंड ठीक है, जो जली भी घास है वो गोल्डन टेक्सचर दे गई है। ये ऐसे ही है, बट फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफ जो नॉर्मल कैमरे से। ये शाम को जब छुट्टी जाता हूँ तो उसको वॉक लेके जाता हूँ, तो मैं इस फोटोग्राफ में एक वैसे ही स्थिति है और मैंने इसको ऐसे कैप्चर किया है कि भाई एक बच्चा है जो
थोड़ा सा दुखी है कि उसके जो फादर हैं वो साल में 2 महीने आते हैं, बाकी टाइम पे कहीं नहीं रहते। वो खुश है कि अभी साथ है, बट अगेन 2 दिन बाद में जाने वाला, तो दैट इज द इमोशन व्हिच आई कैप्चर्ड इन दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ। सिंपल फोटोग्राफ जिसमें कोई डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, कोई मतलब रूल ऑफ थर्ड नहीं है, बट जस्ट बिकॉज उसकी मुंडी पानी के बाद पानी लग रहा था, टूट लग रहा था, तो कैप्चर किया। अगेन ब्लैक मून दी है, ये एलिवेटर की है, यहीं पे जम्मू आया था, एक मॉल में ऊपर चल रहा है, कोने में बैठा था, लेफ्ट और राइट पे जो सिल्वर शीट लगी होती है, रिफ्लेक्शन ठीक थी, तो उस हिसाब से मैंने ये मेरे को बता रहा था। जो लाइट दिखती है ये कार है, ये है स्मार्टफोन से 30 सेकंड की शटर स्पीड में फोटोग्राफ। अगर आप इसमें सामने इंसान को खड़े करेंगे तो इंसान 30 सेकंड तक एकदम कांस्टेंट नहीं हो सकता, मुश्किल है, स्पेशली रात को। अगेन सैटरडे संडे अकेला हूँ तो मैं निकल जाता हूँ बाइक पे चाय पीने, तो जस्ट सूरज, रोड और चाय पीते वक्त जैसा व्यू था। यहाँ पे ऊपर कोई लेक है, बहुत नहीं, बट जाते वक्त इस फोटो में सिर्फ एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि नेचर के बीच में इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है, कैसे जंगल के बीच में एक मैकेनिकल मार्वल खड़ा है, कैसे एक ट्रेन की पटरियाँ दिख रही हैं। एक सिंपल सा बात है, पूंछ की पहाड़ियों के में जो कि डायनासोर का दिख रहा था, तो और लाइट परफेक्टली ब्लॉक हो रही थी, तो उस हिसाब से ये ओरिजिनल है, ये प्रोसेस है, यानी कि थोड़ा सा मैं और उसको शाम तक दिखाना चाहता हूँ कि फोटोग्राफ में 3 साढ़े 3 के आसपास ली हुई, पर अगर मुझे दिखाना है कि मैं 5 बजे के आसपास उसको क्लिक करूँ तो वो इस तरीके से है। ये स्मार्टफोन सारी स्मार्टफोन अगेन सिंपल सा एक फॉरवर्ड पोस्ट है जिसमें बोली रखी है और चाय का ग्लास रखा हुआ है और सामने पूरा वैली है, बेसिकली कंप्लीट पाकिस्तान। सिंपल फोटोग्राफ, माय सिस्टर एंड माय सन, नॉर्मल इवेंट में सुबह उठ के चाय पीते वक्त फोटोग्राफ अगेन सेम। ये मतलब हर इंसान को अपना बच्चा क्यूट लगता है, बट पता नहीं मुझे इस फोटोग्राफ में लगा कि बहुत सुंदर लग रहा है। साउथ इंडियन हीरो टाइप, तो स्कूटी के बाजू में जो खड़ा था, तो आई जस्ट क्लिक द पिक्चर और उसको थोड़ा सा क्रॉप किया, तो लेफ्ट और राइट साइड में बेटर था। सब्जेक्ट और सिचुएशन कंट्रोल में नहीं, तो फोटोग्राफ को क्रॉप कर दिया सेम। अब आप इसमें गौर करेंगे कि इसमें जो ये बुके इफेक्ट होता है ये परफेक्ट नहीं होगा, आपको साफ लग रहा होगा कि यार ये क्रॉप करके बाद में किया हुआ है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में एक्चुअल डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं होता है, वो जब आप फोटो क्लिक करते हो पोर्ट्रेट मोड में, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉप करके पीछे प्रोसेसिंग करके धुंधला कर देता है, बट दैट इज नॉट नेचुरल। सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ स्मार्टफोन। से ये फोटोग्राफ एकदम नीचे आके मैंने ली है, स्टेडियम में बीच में वो बैठा हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू कवर उसका एक शर्ट अच्छा लग रहा था और येलो जो उसका शर्ट था वो जो ये क्रिकेट का ट्रैक है प्लस ग्राउंड उससे मैच कर रहा था। हम दवाई लेने गए थे बाइक के लिए, वहाँ पे खड़ा वेट कर रहा था, तो आई जस्ट क्लिक्ड इट। अब इसमें ऐसे ही खड़ा है, बट अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा बहुत गहरी सोच में अगेन, बिकॉज लेफ्ट साइड में शॉप है और साथ राइट साइड में क्लीन नहीं है, फोटो को इस तरीके से क्रॉप किया कि फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पर है। अगेन नॉर्मल स्केटिंग फोटोग्राफ, बट टू कवर द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड शाम को गेम खेलते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ मोशन में है और एक पर्टिकुलर बॉडी का बैलेंस और बॉडी की मोटर स्किल को कैप्चर करने के लिए मैंने फोटोग्राफ सेम बहुत माइनर सेकंड के लिए उसने बादल की तरफ देखा होगा, बट इस फोटो को इस तरीके से खींचा गया है कि एक बच्चा खेलने के लिए बाहर निकला है और शायद बारिश आने वाली है और उस बारिश से पहले खेलने से पहले वो आसमान ये अगेन वैली की प्रोग्राम है जिसमें ये एक बादल था जो इस तरीके से दिख रहा था कि कहीं पे कोई बम का विस्फोट हो रहा है, इसका शेप इस तरीके से था, तो आई कैप्चर्ड इट। अगेन एक पोस्ट जिसमें शाम का वक्त था कि इतनी ज़्यादा येलो लाइट आ रही थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक थी एंड द मेन वुड बी द येलो लाइट।
ये फोटोग्राफ में कम से कम मैंने 70 बार उनको कहा होगा एक्सप्रेशन लेने के लिए, तब जाके एक ऐसी फोटोग्राफ निकलेगी जहाँ पे एवरीवन इज हैप्पी। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे अभी मैं सब फोटो खींच दूंगा, सबको भेज दूंगा, तो हर इंसान देखता है कि हमें इसमें सुंदर दिख रहा है, वो सिर्फ अपने आप को देखता है। तो सिमिलरली अगर कोई कॉमन मैन एक फोटोग्राफ को देखे तो हर सब्जेक्ट खुश है अंदर से। ऐसे फोटोग्राफ बहुत मुश्किल होता है निकालना, बट इफ यू हैव इट इट्स गुड। अगेन वहीं पुंसे में एक पपी लेके आया था, इस टाइम तो शायद 30 दिन का होगा, उसकी फोटोग्राफ लेने के लिए उसी लेवल पे आना। अब एक छोटे से पपी की अगर ऊपर से फोटोग्राफ खींचूंगा तो उसके इमोशन में कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। सेम इसको इंजेक्शन लेके जाना था, मैं नीचे बाइक पार्क करके ये ऊपर खड़ा कि इंजेक्शन का वेट कर रहा है। बहुत बड़ी फोटोग्राफ है, बट उस फोटोग्राफ में उस हॉस्पिटल में बहुत पोस्टर्स वगैरह लगे थे जो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उस टाइम पे आप क्रॉप करते हो। क्रॉपिंग अगेन इज अ टेक्निक, हाउ टू डू दैट क्रॉपिंग। किस ऑब्जेक्ट को वाइट दिखाना है, किसी उसकी एक्सप्रेशन पे फोकस जाए, उसने क्या पहना हुआ है, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, उस पर आप फोकस नहीं करना चाहते। सेम नानी है। अब वाइफ को तो आप दो दिन के नहीं बोल सकते, तो मैं किसी को कुछ ना कुछ बना के पोस्ट करवाता रहेगा। सो दिस इज वन फोटोग्राफ, दिस इज वन फोटोग्राफ, ये नॉर्मल फोटोग्राफ। अगेन ये दिवाली की फोटोग्राफ है जिसमें आप टेक्निक ना कवर करके सिर्फ फुलझड़ी की रोशनी में चेहरा कैसा दिखता है आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं। इसमें सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया है, तो सब्जेक्ट हिल रहा है, बट शटर स्पीड को बढ़ाया गया है ताकि फुलझड़ी का जो पूरा चक्र है वो क्लियर दिखे। अगेन सुबह उठाने के बाद का सिंपल लुक, फुल ऑफ इमोशंस, नॉट मच ऑफ एक्सप्रेशन बट सिंपलिसिटी। ये जो मेरे गांव से भैया आए थे उनको पत्ते ड्रॉप लेके गया था, तो लॉट फोटोग्राफ जिसमें बर्फ के साथ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये सारी पत्ते ड्रॉप की फोटोग्राफ्स हैं, अभी भी वहाँ बर्फ गिरी है। अगेन दो सब्जेक्ट्स, डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए जो सामने वाला सब्जेक्ट है वो क्लियर है, पीछे वाला जो सब्जेक्ट है वो ब्लर्ड है, बट पता लग रहा है कि फोटो क्या कहना चाहता है। ये सब्जेक्ट फोटोग्राफ, जैसे कि मुझे अपनी गाड़ी की फोटोग्राफी में एक लाइन रखना है, पर अगर मुझे अपनी गाड़ी की फोकस करना है तो सबसे आगे रखना पड़ेगा, उनका कंपैरिजन पीछे से रखना पड़ेगा और कॉन्ट्रास्ट में दिखाना पड़ेगा कि माय कार लुक्स दिस, दो इट इज नॉट सेम। इसमें जैसे फोटोग्राफ गाड़ी के लिए बट नीचे से ली है बिकॉज उसको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी या फिर ग्राउंड क्लियरेंस को फोकस करना चाहता हूँ। एंड बस इतना ही, ज़्यादा लंबा हो गया इससे। सो करियर ऑप्शंस में देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी। एक होती है कमर्शियल फोटोग्राफी जहाँ पे आप वाइड लेंस में फोटोग्राफ लेते हो चीज़ों की, वन इज फाइन आर्ट फोटोग्राफी। फोटो जर्नलिज्म अगेन, अगर आप करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के देने वाला फोटोग्राफर, बट उस केस में यू आर फोटोग्राफर ऑफ एविडेंस, नॉट एग्जैक्टली फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी अगेन एक टेलीफोटो लेंस प्रोफेशनल डीएसएलआर जिसमें आप एक्सप्रेशंस कवर करते हो। साइंटिफिक फोटोग्राफी में आपके पास मैक्रो लेंस होना चाहिए जहाँ पे आप सब्जेक्ट को क्लियरली फोकस कर सको, और पीछे का पूरा ट्रैवल फोटोग्राफी जो नॉर्मल हम करते हैं, फैशन फोटोग्राफी जो हम आज के टाइम में शॉर्ट्स पे देखते हैं, एंड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी ये आई नॉट से इसमें लेंसेज बहुत महंगे होते हैं जो आप देखते हो क्रिकेट स्टेडियम में 40-50 लाख का लेंस। सो these are the equipments. फोटोग्राफी अगेन पहले क्या होता था कि कभी कभी फोटोग्राफ्स होती थी और घर में एक एल्बम होता था, तो साल में 4-5 बार देखते थे, अच्छा लगता था। अभी दो चीज़ें हैं, आप फोटोग्राफ्स इतनी सारी ले रहे हैं बट उसको स्टोर कहाँ करें, वेयर आर यू स्टोरिंग इट, दैट यू हैव टू टेक अ कॉल कि फोटोग्राफ्स बहुत लेना आसान है, उसमें से फाइनलाइज करना, उसका अलग फोल्डर बनाना, उसको एज अ मेमोरी स्टोर करना, इधर लैपटॉप या क्लाउड में आप बैकअप ले सकते हैं, बिकॉज मेमोरीज होना ज़रूरी है। अभी हमने हार्ड कॉपी प्रिंट कराना छोड़ दिया है, तो किसी दिन फ़ोन चला जाएगा तो मेमोरीज भी चली जाएंगी। दैट इज इट। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। How do you take panoramic
Ma'am, again, it's a panoramic view cannot be taken by DSLR. It is just with the software stitching everything. Panoramic nothing, मैम मतलब मेरा जैसे हम नॉर्मल कैमरा लेते हैं तो 18 मिलीमीटर्स का आपको लेंस मिलता है. The more you go lower than 18 millimeters, the costly the lens should be, but that will be probably the wide angle. So panoramic is just आप नॉर्मल भी अपना एंगल डिसाइड करके वाइड एंगल लें, उसका राइट हैंड कहाँ तक है, फिर आप जाके उसको भी वैसे भी स्टिच कर सकते हैं, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. मैनुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड panoramic. So when we take it from the mobile, what is the technique of capturing the using that feature? I think so, like I use Samsung, मोनो यूज iPhone too. panoramic में जैसे मेरे पास है तो उसमें मैं मोर करके प्रो ऑप्शन डालता हूँ. अब प्रो में भी मैम देयर इज वन थिंग कि इधर मतलब आप आईएसओ शटर स्पीड कैप्चर को ट्वीक ना करके आप चाहते हो कि सिर्फ मैं शटर स्पीड को ट्वीक करूँ, बाकी मेरी शटर स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिकली बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो सेट हैं, तो दैट फीचर इज आल्सो देयर. So when we want to capture the moon and the stars, we can just मैम आपको अगर मैं decrease the सीधी तरीके से बताऊंगा तो आपको जैसे आप अपने फ़ोन में इनेबल कर दो कि मैं वॉइस कमांड स्माइल दूंगा तो फोटोग्राफ क्लिक होगी. आप अपने फोटो को फ़ोन को उल्टा कीजिए, छत के सेंटर में खड़ी हो जाएगी और छत के ऊपर कोई लाइट नहीं जली होनी चाहिए और उस दिन आसमान साफ होना चाहिए कि तारे दिख रहे हैं. आप शटर स्पीड को 30 सेकंड पे कीजिए, जस्ट से स्माइल, और वो 30 सेकंड में कैप्चर कर लेगा. बट अगेन इट विल नॉट बी एज गुड एज DSLR. स्मार्टफोन हैज द limitations. In today's market, which Android phone is best for photography? S24. As per your suggestion, because you're Ma'am, I would it would be 24 Ultra, but now in it since 25 Ultra is about to be launched, I think on 22nd, and in iPhone I would say Pro Max. फोटोग्राफी के लिए मैम स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए. आप कोई भी अच्छी फोटोग्राफ खींचते हैं जिसमें आप डिटेल्स माइन्यूट डिटेल्स कवर करते हैं तो मैम आपकी फ़ोटो का MB बहुत ज़्यादा होगा. सो उस केस में अगर आप स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हैं तो आपके पास इनबिल्ट एटलीस्ट 512 GB का स्टोरेज होना चाहिए. and one more question: is there any particular app जिसके साथ हम लोग photography करें तो it will be better for Ma'am, our regular photography? मैम जो ऐप्स होते हैं मैम those are filters. Filters. अगेन मतलब मैंने जितना भी अभी आप बताया उसमें मैंने खुद को सुंदर नहीं दिखाया. सेल्फी लेना और फिल्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट मैम, दैट इज नॉट फोटोग्राफी. और अगर आप एनवायरनमेंट की फोटो लेते हैं, आप दूसरे लोगों की फोटो लेते हैं तो पता है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. अगेन फोटोग्राफी अलग है, पोस्ट प्रोसेसिंग इज डिफरेंट.